हर बदलाव जो है तकलीफ देता है। बीजेपी को समझ में आए या नहीं आए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हर एक चैनल पर बता रहे हैं मनीष कश्यप ने अपने इमेज की कुर्बानी देकर बीजेपी को बचाने का काम किया है। एक बात तो तय है कि अगर मनीष कश्यप को बीजेपी ने अगर नहीं मिलाया होता तो आज राजीव प्रताप रूढ़ी या फिर संजय जायसवाल संसद भवन नहीं पहुंच पाते। बिहार का सारण लोकसभा सीट और वहीं बेतिया लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी सारण छपरा पहुंचते हैं और वहां पर मृतकों एवं घायलों के परिजनों से मुलाकात के बाद धमकी देते हुए चेतावनी भरे लहजों में कहते हैं कि सरकारें तो आती जाती रहती है, सत्ता तो आती जाती रहती है और जब आरजेडी सत्ता में आएगी तब हिसाब किताब किया जाएगा। आखिर तेजस्वी यादव किस हिसाब किताब की बात कर रहे थे? आखिर क्या तेजस्वी यादव ये कहना चाहते थे कि बिहार में एक बार फिर से अगर महागठबंधन की सरकार अगर आ जाती है तो क्या वो एक बार फिर से जिस तरीके से पटना में आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी नेताओं की जिस प्रकार से धुनाई की गई थी, जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं को कूटा गया था, सांसदों विधायकों को पीटा गया था, जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता की जहानाबाद के विजय कुमार सिंह की मौत हो गई थी। क्या तेजस्वी यादव बदले की राजनीति की एक बार फिर से बिहार में शुरुआत करेंगे? और सबसे बड़ी बात कि आखिर बेतिया लोकसभा सीट क्यों चर्चा में है, सारण लोकसभा सीट क्यों चर्चा में है और लगभग न्यूज चैनलों पर, नेशनल न्यूज चैनलों पर आखिर लोकसभा चुनाव के परिणामों का क्यों विश्लेषण किया जा रहा है, इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि बीजेपी लगातार जिस प्रकार से बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी जिस प्रकार से रिजल्ट आया, दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर पटना तक लगातार समीक्षात्मक बैठक चल रही है, समीक्षा हो रही है कि हार का क्या कारण रहा। वहीं तेजस्वी यादव, जबकि बिहार में मात्र 243 विधानसभा सीट है, लेकिन बिहार के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 251 रिकॉर्ड तौर सभा की और इस रिकॉर्ड तौर सभा के बाद उन्हें मात्र 4 सीट हाथ लगती है और जिसके बाद बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान आता है कि अंतिम अवस्था में भी 4 लोगों को जरूरत पड़ती है और वही 4 लोग तेजस्वी यादव को मिल गए हैं, अब जगह पर उनको पहुंचा देंगे। लेकिन आखिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी की इतनी कम सीटें क्यों आई और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की उसके जीत का मार्जिन इतना कम क्यों रहा। इसके एपिसोड में आज हम आपको चंपारण और इसके साथ साथ आपको सारण के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम आपको काराकाट और पूर्णिया के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको चंपारण और सारण के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से संजय जायसवाल ने मात्र 1,36,000 वोटों से, लगभग 1,36,000 वोटों से जीत दर्ज की, उससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप एक फैक्टर बन के उभरा। अगर मनीष कश्यप निर्दलीय अगर चुनाव अगर लड़ जाते तो वही हाल हो जाता जो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का हुआ। हम आपके पास जो आंकड़े लेकर आए हैं, जो डेटा लेकर के आए हैं, वो हम आंकड़े आपको विगत 10 सालों का लेकर के आए हैं और किसी किसी का तो हम 15 साल का लेकर के आए हैं। आपको बताते चले कि साल अगर 2014 की अगर बात की जाए, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनको बताते चले कि अभी बेतिया के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल साल 1996 से लेकर 2004 तक बेतिया के ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं और संजय जायसवाल जिन्होंने इस बार जीत की हैट्रिक लगाई है। सबसे पहले साल 2014 में मोदी लहर में ये जीत जब दर्ज करते हैं तो आपको बताते चले कि उस समय प्रकाश झा जो कि बड़े फिल्म मेकर है और गंगा जल जैसी जिन्होंने
फिल्म बनाई है वह जेडीयू के प्रत्याशी होते हैं और जेडीयू के खिलाफ संजय जायसवाल दोनों जब चुनाव लड़ते हैं और आपको बताते चले कि उस समय 3,71,232 वोट संजय जायसवाल को मिलते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 2,60,978 वोट प्रकाश झा को मिलता है और जीत का आंकड़ा जो रहता है 1,10,254 वोट से संजय जायसवाल जीत दर्ज करते हैं। पहले नंबर पर संजय जायसवाल, दूसरे नंबर पर प्रकाश झा और तीसरे नंबर पर आरजेडी के रघुनाथ झा रहते हैं जिनको 1,21,800 वोट मिलते हैं। वहीं अगर साल 2019 की अगर बात की जाए तो संजय जायसवाल को 6,735 वोट मिलते हैं। रालोसपा के ब्रजेश कुशवाहा को 3,07,964 वोट मिलते हैं और तीसरे स्थान पर नोटा रहता है 45,637 नोटा को लोग वोट करते हैं और जीत का जो फासला रहता है यानी कि संजय जायसवाल 2019 में 2,92,771 वोटों से जीत दर्ज करते हैं यानी कि लगभग 3 लाख वोटों से जीत दर्ज करते हैं। लेकिन अगर साल 2024 का अगर आप देख लीजिएगा तब आपको लगेगा कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं फैक्टर बन गया और संजय जायसवाल को जहां 5,80,421 वोट मिलते हैं वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी को 4,43,853 वोट मिलते हैं और संजय जायसवाल जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 3 लाख वोटों से जिन्होंने जीत दर्ज किया था वो मात्र 1,36,568 वोट से जीत दर्ज करते हैं। अब हम आपको सारण छपरा के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बाद आपको हम कंक्लूजन बताएंगे। और अगर आप आरजेडी समर्थक हैं, अगर आप बीजेपी समर्थक हैं, अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं या फिर इन तीनों के विरोधी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बताते चले कि साल 2014 में सारण छपरा से राजीव प्रताप रूडी को 3,55,120 वोट मिलते हैं। राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ साल 2014 का लोकसभा चुनाव सारण से लड़ा था और राबड़ी देवी जी को 3,14,172 वोट मिलते हैं और 40,948 वोट से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं। वहीं अगर साल 2019 की बात की जाए तो राजीव प्रताप रूडी बीजेपी उम्मीदवार को 4,99,986 वोट मिलते हैं। आरजेडी के चंद्रिका राय, ये चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव जी के ससुर हैं और चंद्रिका राय को 3,61,575 वोट मिलते हैं और राजीव प्रताप रूडी 1,38,411 वोट से सारण छपरा से जीत दर्ज करते हैं। लेकिन अगर साल 2024 की बात की जाए तो राजीव प्रताप रूडी को 4,71,752 वोट मिलते हैं यानी कि वोट प्रतिशत के साथ साथ वोट भी बीजेपी का घट जाता है और रोहिणी आचार्य आरजेडी उम्मीदवार को 4,58,091 वोट मिलते हैं और मात्र 13,661 वोट से राजीव प्रताप रूडी जी जीत दर्ज करते हैं। शर्मनाक जीत इसको कहा जा सकता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि संजय जायसवाल जो कि 3 लाख वोटों से पिछला लोकसभा चुनाव जीते थे इस बार मात्र 1,36,000 से और राजीव प्रताप रूडी जो कि लाख वोट से लगभग 1.5 लाख वोट से पिछला लोकसभा चुनाव जीते थे इस बार मात्र 13,661 वोट से जीत दर्ज करते हैं। ये शर्मनाक जीत जो मिली है इसके पीछे कहीं ना कहीं मनीष कश्यप फैक्टर बन गया और आप यही समझ लीजिए कि जिस प्रकार से पवन सिंह को बीजेपी मैनेज नहीं कर पाई वो भला हो मनोज तिवारी का और ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद रहा। आने वाले समय में मनीष कश्यप को क्या फायदा होगा, वर्तमान में क्या नुकसान हुआ उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को मनीष कश्यप को मिलाने से भयंकर फायदा हुआ और ये जबरदस्त फायदा इस नतीजे से नहीं तो संजय जायसवाल की वही स्थिति हो जाती जो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हुई। और सारण छपरा के बारे में अगर इन समय पर मनीष कश्यप का बयान अगर नहीं आता
तो आप समझ लीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी कम से कम 8 से 10 हजार वोट से जरूर हार जाते। और शर्मनाक जीत जो मिली है, इसके लिए राजीव प्रताप रूढ़ी को कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का जो जीत मिली है संजय जायसवाल को बेतिया से, इसके लिए भी मनीष कश्यप का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। और ये शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहिए क्योंकि मनीष कश्यप को अभी जो लोग उनको प्यार करते थे वो लोग नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह भी जायज है, और जायज वजह इसलिए है क्योंकि मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वह अचानक पीछे हट जाते हैं जिससे लोग उनके अपने ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन एक चीज और आप जान लीजिए कि हर बदलाव जो है तकलीफ देता है। जब हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था, जब हमारे देश में कंप्यूटर आया था, जब हमारे देश में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी और लोग डिजिटल मेथड से पेमेंट करना शुरू किए थे, तब दिक्कतें आई थी। और आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर आप नया जूता खरीदते हैं, नया चप्पल खरीदते हैं, तो वो भी आपको काटता है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। बीजेपी को समझ में आए या नहीं आए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक हर एक चैनल पर बता रहे हैं कि संजय जायसवाल के जीत के पीछे मोदी जी 10%, तो मनीष कश्यप का 90% हाथ है। राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत में भी मनीष कश्यप का एन मौके पर बयान आना राजीव प्रताप रूढ़ी को फायदा कर गया। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को इसीलिए नुकसान हुआ व्यक्तिगत, क्योंकि मनीष कश्यप के चाहने वाले नाराज हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने अपने इमेज की कुर्बानी देकर बीजेपी को बचाने का काम किया है। और बीजेपी अगर पवन सिंह की तरह मनीष कश्यप का अगर ख्याल अगर नहीं रखेगी तो इसका खामियाजा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। मनीष कश्यप को लोग आइडियल मानने लगे थे, एक विकल्प के तौर पर मनीष कश्यप को देखा जाने लगा था। और मनीष कश्यप ने खुद कहा कि उन्होंने बीजेपी का एहसान उतारने के लिए, क्योंकि जब उन पर बिहार सरकार की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से कार्रवाई की गई थी, तमिलनाडु सरकार की तरफ से एनएसए लगाया गया था, तो बीजेपी ने उनकी मदद की थी। खैर, अब देखना बाकी होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी मनीष कश्यप को कहां बैठाती है, कहां फिट करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर मनीष कश्यप को बीजेपी ने अगर नहीं मिलाया होता तो आज राजीव प्रताप रूढ़ी या फिर संजय जायसवाल संसद भवन नहीं पहुंच पाते। इसके बारे में हम आपको आगे की रिपोर्ट में भी बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो, ये विश्लेषण लंबा होता जा रहा है। पार्ट 2 का इंतजार करें, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।